मिस्टर गुप्ता ने पूर्वी को लेटर पैड और पेन दे दिया और वो उठकर थोड़ा साइड में जाकर बैठ गई और अपनी शर्तें लिखने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रेम अपने कैबिन में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा ये उसी आदमी का मैसेज था जिसे उसने उस लड़की के बारे में पता करने को कहा था। प्रेम ने तुरंत फोन खोला और डिटेल पढ़ी। सोनल श्रीवास्तव। उसने धीरे से नाम दोहराया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत उसी आदमी को मैसेज किया, ये लड़की अगले आधे घंटे में मेरे फार्म हाउस पर होनी चाहिए। उधर से जवाब आया, ठीक है बॉस। मैसेज पढ़ते ही प्रेम के चेहरे पर फिर वही कातिलाना मुस्कान लौट आई। उसने फोन साइड में रखा और दोबारा अपने काम में लग गया। सोनल अब तक पूर्वी के ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी थी। शाम हो चुकी थी। वो अभी रोड पर खड़ी ही थी कि तभी एक कार आकर उसके सामने रुकी। एक पल के लिए सोनल घबरा गई, फिर हिम्मत करके उसने कार के अंदर झांकने की कोशिश की। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कार से काले कपड़े पहने कुछ लोग बाहर उतरे और एक झटके में सोनल को पकड़कर कार में डाल दिया। सोनल चिल्लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सब बेकार था। वो लोग बहुत ताकतवर थे। उनमें से एक ने सोनल को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो उसी आदमी की बाहों में बेहोश होकर झूल गई। कार के अंदर बैठे एक आदमी ने पूछा, यार एक बात समझ नहीं आ रही, बॉस ने इस लड़की को किडनैप करने को क्यों कहा? दूसरे ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमें क्या करना है, हमें तो बस अपने पैसे से मतलब होना चाहिए, बाकी बॉस जाने। तीसरे ने हंसते हुए कहा, सुना है बॉस की शादी पहले से किसी और से होने वाली है, लेकिन ये भी कुछ कम हसीन नहीं है। तभी चौथे आदमी ने गुस्से में उसे डांटा, ओए अपनी जुबान संभाल, बॉस ने साफ ऑर्डर दिया है, लड़की को सही सलामत फार्म हाउस पहुंचाना है। अगर किसी के दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल आया तो याद रखना, बॉस के हाथों से ही मारे जाओगे। उधर पूर्वी के थोड़ी दूर जाते ही मिस्टर गुप्ता ने धीरे से दक्ष से पूछा, मिस्टर रायजादा, ये मैं समझ रहा हूँ मिस्टर गुप्ता, आपको लग रहा होगा कि ये वही है, मुझे भी अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन मैं बहुत जल्द सब कुछ पता कर लूंगा। दक्ष ने शांत आवाज में कहा, इन्हें देखकर एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि सच में वही है, लेकिन ये है कौन और ये एग्रीमेंट वाला मामला क्या है? मिस्टर गुप्ता ने कंफ्यूजन में कहा, फिलहाल आप इस एग्रीमेंट को अपने पास रखिए और हाँ ध्यान रखिएगा, इस बारे में सिर्फ आप और मेरे कुछ खास लोग ही जानते हैं। दक्ष ने कहा, हाँ बेफिक्र रहिए, ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। मिस्टर गुप्ता ने भरोसे से कहा। पूर्वी अपनी सारी शर्तें लिखकर मिस्टर गुप्ता को दे चुकी थी। मिस्टर गुप्ता ने एक नजर पूर्वी पर डाली और फिर एग्रीमेंट तैयार करने में लग गए। कुछ ही देर में एग्रीमेंट बनकर तैयार हो गया और उन्होंने वो पेपर दक्ष को दे दिया। आप अब जा सकते हैं मिस्टर गुप्ता, मैं ये आपको किसी के हाथ भिजवा दूंगा, दक्ष ने कहा। दक्ष की बात सुनकर मिस्टर गुप्ता वहां से चले गए। दक्ष एग्रीमेंट में लिखी शर्तें पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था उसकी पकड़ कागज पर और कसती जा रही थी। ये क्या बकवास है? उसने गुस्से में पेपर टेबल पर फेंकते हुए कहा, बकवास नहीं है मिस्टर रायजादा, ये मेरी शर्तें हैं और आपको इन्हें मानना ही होगा। आपकी गर्लफ्रेंड बनना मेरी मजबूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जो कहेंगे मैं सब मान लूंगी। अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर नहीं है तो ठीक है, मुझे भी आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं। पूर्वी ने साफ शब्दों में कहा और जाने लगी। पूर्वी, दक्ष ने उसे पीछे से पुकारा, कल शाम तक का टाइम है आपके पास, अच्छे से सोच लीजिए, फिर पेपर पर साइन कर दीजिएगा। पूर्वी ने बिना मुड़े कहा और वहां से चली गई। दक्ष बस हैरानी से कभी जाती हुई पूर्वी को देख रहा था तो कभी उस पेपर को। जैसे ही पूर्वी कैबिन से बाहर निकली उसने लंबी सांस ली। कुछ देर पहले जो उसके चेहरे पर घबराहट थी अब उसकी जगह हल्की सी मुस्कान आ गई थी। आज पहली बार उसने दक्ष की बोलती बंद कर दी थी। अब आया ना मजा, हर बार मुझसे अपनी बात मनवाते थे, अब देखते हैं मेरी शर्तें कैसे मानते हैं। पूर्वी खुद से मुस्कुराते हुए बोली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट में जाकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। अभी वो 5th फ्लोर पर ही पहुंची थी कि लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला और 3-4 लड़कियां अंदर आ गईं। वो आपस में ही बातें कर रही थी। तभी एक लड़की बोली, यार आज हमारे बॉस ब्लू शर्ट में कितने हॉट लग रहे थे, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। यार सही कहा, सर की मस्कुलर बॉडी और वो ब्रॉड चेस्ट देखकर तो मेरा मन किया कि दूसरी लड़की अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही तीसरी लड़की ने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। चुप हो जा, कैसी बकवास कर रही है, वो सिर्फ मेरे हैं, बस एक बार वो मुझे देख ले, फिर देखना कैसे मैं मिसेस दक्ष रायजादा बनती हूँ। तीसरी लड़की ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, ओहो मैडम, ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो, वो सिर्फ मेरे हैं तो तुम तीनों अपनी अपनी फालतू बातें बंद करो, अब बस परसों तक का इंतजार है। चौथी लड़की ने अकड़ में कहा, परसों? परसों क्या है? पहली लड़की ने हैरानी से पूछा, अरे तुम भूल गई क्या, परसों बॉस खुद हम सबसे मिलने आते हैं और जो अच्छा काम करता है उसे रिवॉर्ड भी देते हैं। मैं ना उस दिन इतने अच्छे से तैयार होकर आऊंगी कि बॉस पहली ही नजर में मेरे दीवाने हो जाएंगे। उसने घमंड से कहा, अच्छा हम भी कम नहीं है, हम सब भी बढ़िया तैयार होकर आएंगे, फिर देखते हैं बॉस किस पर फिदा होते हैं। बाकी लड़कियों ने हंसते हुए कहा। उधर उन सबके पीछे खड़ी पूर्वी हैरानी और गुस्से में उन्हें देख रही थी। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अंदर से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कमाल है, जरा सी भी शर्म नहीं है इन्हें, कोई अपने बॉस के बारे में ऐसा सोचता है क्या, और वो भी